चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं वेटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ लॉ हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर शुरू हो गया है। चैप्टर 3 है 12 का। बहुत दिनों से इधर वीडियो नहीं आ रहा था। आज मैंने एक कमेंट्स पढ़ा। कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे ने लिखा था कि सर आप जब क्लास में पढ़ाते हैं यानी ऑफलाइन क्लास जब आप लेते हैं तो उस समय आपके चेहरे पर स्माइल होता है और जब वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होता। तो इस कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच में थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लास थोड़ा बोरिंग जैसा हो जाता है। चेहरे पर स्माइल नहीं आने के पीछे कारण ये है कि सामने बच्चे नहीं होते ना। बच्चे जब होते हैं तो उनके स्माइल से मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाता है। अब यहाँ तो मोबाइल को पढ़ाना है तो स्माइल नहीं आता है। पर वो जो कमेंट्स था बच्चे का वो मुझे थोड़ा सा झकझोर दिया। अच्छा लगा कि बच्चे कितने गौर करते हैं, छोटी छोटी बातों पे गौर करते हैं कि सर का स्माइल कहाँ गायब हो गया। स्माइल कहीं गायब नहीं हुआ है, स्माइल रहेगा। पर जब सामने कोई नहीं होता तो आर्टिफिशियल स्माइल नहीं आ पाता। अब बच्चों के सामने बच्चों के चेहरे पर स्माइल दिखता है तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सारा कुछ इजी वे में बताया जाए, कंटेंट आपको दिया जाए, सारा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये भी कोशिश करेंगे कि स्माइल भी रहे चेहरे पे। चलिए हम देखते हैं आज वेटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ लॉ हमने पढ़ा। किरचॉफ लॉ में देखा गया कि दो लॉ था इसमें, एक लूप लॉ था, दूसरा जंक्शन लॉ था। लूप लॉ में हमने देखा कि पोटेंशियल कुल मिला करके किसी भी क्लोज सर्किट में जीरो होगा। मतलब ये कि जितना पोटेंशियल हम सप्लाई करेंगे उतना पोटेंशियल खर्च होगा उसमें। हमने जंक्शन लॉ में देखा कि जितना करंट आ रहा है किसी जंक्शन पे उतना ही करंट उस जंक्शन से चला गया। तो दो लॉ हमने देखा है, लूप लॉ, जंक्शन लॉ, उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। नाम है वेटस्टोन ब्रिज, यह एप्लीकेशन है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का पहला कहता है कि जंक्शन पे कोई करंट बर्बाद नहीं होता। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ये वीडियो में आप देख लेंगे, पिछले वीडियो में अपलोडेड किया हुआ है। दूसरा लॉ कहा कि पोटेंशियल बर्बाद नहीं होता किसी सर्किट में। तो देखते हैं इसको हम वेटस्टोन ब्रिज को। वेटस्टोन ब्रिज में जैसा आपको नाम से ही लग रहा है एक ब्रिज बना हुआ होगा। तो ब्रिज किस तरह का होगा? तो सर्किट हुई ही है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का ही ब्रिज होगा। ये 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4। ये इस तरह से कनेक्टेड है। अब रेजिस्टेंस में पावर सप्लाई दे दिया गया है, पावर सप्लाई इसमें दे दिया हमने। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ब्रिज कहाँ है। ये है ब्रिज जिसको गैल्वेनोमीटर से हमने अटैच कर रखा है। अब करंट जब ओपन सर्किट हो जाएगा उस कंडीशन में थोड़ा सा ये तिरछा है, कोई बात नहीं, आप मैनेज कीजिएगा इसको। ये आई है करंट, आई करंट जा रहा है इस सर्किट में। आई करंट I1 I2 बदल रहा है यहाँ पर हम IG नाम देते हैं। गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट को हम IG कह देते हैं। और R3 में I3 करंट जा रहा है और R4 में I4 करंट जा रहा है। यहाँ पर भी पोटेंशियल सप्लाई हमने किया है। आई करंट इस तरह से डिवाइड हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर आया, नाम कुछ दे देते हैं। ए पर आया, 2 पार्ट में बटा, एक का नाम I1 दे दिया, दूसरे का I3 दे दिया। आप I1, I2, I3 अपने हिसाब से दे सकते हैं, इससे कुछ विशेष मतलब नहीं है। मतलब ये है कि I3 R3 के साथ थोड़ा लिखने में बोलने में अच्छा लगता है। बस आप I1 इसको लिखिए, I2 इसको लिखिए, फिर यहाँ I3 I4 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लास्ट में एक जो रिजल्ट आने वाला है
उसमें I1 I2 I3 का कोई विशेष मतलब नहीं होगा, देखेंगे हम लोग। एग्जाम में आता है व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ वेट स्टोन ब्रिज। क्लियर विजन है? क्लियर विजन है। तो वेट स्टोन ब्रिज में ये बताया जाता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस दिया गया है, तो किस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जब आप सोल्व करते हैं तो वहां पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो इजीली सोल्व होता है। तो किरचॉफ लॉ का ही ये एप्लीकेशन है ये, जिसमें I1 I2 I3 I4 4 करंट्स हैं और ये रेजिस्टेंस अलग अलग है। सभी रेजिस्टेंस में करंट जाएगा, सबका कुछ नाम दे दिया गया। ये I यहाँ से गया, फिर I1 I3 हो गया, I2 हो गया R2 के लिए, I4 हो गया R4 के लिए। नाम XYZ ABCD में कुछ रखा हुआ नहीं होता है। आप नाम के चक्कर में नहीं रहिए, I1 इसको ले, I2 इसको ले, I3 इसको ले, कुछ भी आप ले लीजिए। आप करके तो देखिए, इसको कुछ अलग नाम भी दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। वो जो प्रोसेस है, एक जो डेस्टिनेशन जहां तक हमें पहुंचना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द बैलेंस कंडीशन ऑफ वेट स्टोन ब्रिज। कैसे आप लाते हो ये मतलब नहीं है, रूल फॉलो होना चाहिए, कोई रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, और तब आपका रिजल्ट जो आएगा वो सही होगा। तो हम निकालेंगे क्या, मान लिया जाए कि ये ABCD कुछ नाम दे देते हैं, ABCD कुछ नाम दे देते हैं। पहला काम, लेट अस कंसीडर ABCD 4 points, or you can write R1 R2 R3 R4 are the 4 resistors connected as shown in figure. G is the galvanometer which is connected between B and D. ये सब आप लिख लेंगे। और उसके बाद जब लैंग्वेज में लिखने के बाद जो शुरू होता है वो होता है अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन लॉ। अब यहां पर कुछ लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर R1 R2 R3 and R4 are the resistance connected as shown in figure। ये हमारे फिगर में दिखा दिया गया है। अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन लॉ एट जंक्शन बी जंक्शन पे हम किरचॉफ का जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं। जंक्शन लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे करंट जितना आएगा उतना ही करंट जाएगा, यानी आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल होगा, यानी जंक्शन पे कोई भी करंट कंजम्पशन नहीं होता, यानी लॉस ऑफ चार्ज नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसीलिए कहा गया जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा, जंक्शन चार्ज नहीं रखेगा, करंट उस जंक्शन पे इन्वेस्ट नहीं होगा, आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल होगा, इसीलिए आने वाला चार्ज जाने वाले चार्ज के इक्वल होगा, इसीलिए कंजर्वेशन हुआ। यहाँ पर क्या होगा, I1 करंट आया इस पॉइंट पे, I2 चला गया और IG चला गया, इस रास्ते से आया B पॉइंट पर। यहां पर आप खड़े हो गए B पे, और आप यहां पर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो I1 आपको आता हुआ दिखेगा और I2 और IG जाता हुआ दिखेगा। तो वी कैन राइट I1 माइनस I2 माइनस IG इज इक्वल टू 0। या आप लिख सकते हैं इसको, इसी चीज को आप लिख सकते थे I1 इक्वल टू I2 प्लस IG, यानी जाने वाले दोनों को ऐड कर दीजिए और आने वाले को एक तरफ रखिए तो दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी ये दोनों सेम चीज है। तो ये कहता है आपका जंक्शन का लॉ कि किसी भी पॉइंट पर आने वाला करंट इनवर्ट करंट आउटवर्ड करंट के इक्वल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन लॉ एट D, क्योंकि यहां पर एक गैल्वेनोमीटर से करंट होकर के जाने वाला, आपके दिमाग में आएगा कि हम क्या याद रखें इस चीज को, A पर क्यों नहीं अप्लाई किए, B पर क्यों अप्लाई किए,
सी पे क्यों नहीं अप्लाई किए, डी पे क्यों अप्लाई किए? क्योंकि यहाँ पर एक अनदर फैक्टर है जो है गैल्वेनोमीटर। हमें निकालना है बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज क्या होता है? वेटस्टोन ब्रिज पढ़ा ही इसीलिए जा रहा है कि एक रिजल्ट आपके पास आएगा सर्किट को सॉल्व करने के लिए। वो रिजल्ट आएगा R1 R2 R3 R4। ये कंडीशन होगा और ये तब होगा जब IG इक्वल टू 0 होगा। यानी इससे जाने वाला करंट, इससे गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट का वैल्यू 0 होगा। कब होगा? जब R1 R2 का रेशियो और R3 और R4 का रेशियो इक्वल होगा। यानी सोचने वाली बात है कि अगर ट्रैफिक दोनों तरफ सेम है, किसी पुल को आप इस तरह से इमेजिन करो कि आप यहां से जा रहे हो और यहां पर एक पुल बना हुआ है, यहां पर अगर आप आए और यहां ट्रैफिक ज्यादा था तो आप कौन से रास्ते को फॉलो करोगे? अगर बीच में एक ब्रिज अवेलेबल है तो मालूम चलेगा कि ए से बी पर आए, ट्रैफिक था, रोड एक्सीडेंट हो गया, आप इस रास्ते को फॉलो करके यहां से चले जाओगे। लेकिन ये तब करोगे जब यहां पर ट्रैफिक नहीं हो। लेकिन आप देखोगे कि ट्रैफिक यहां पर भी है, ट्रैफिक यहां पर भी है, तब आप कम ट्रैफिक वाले लोकेशन से जाने की कोशिश करोगे। यानी अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा तो ए से बी से सी होकर के जाएगा। यानी ए से सी जाना है तो ए बी सी ऐसे करंट फ्लो करेगा और ए डी सी करंट फ्लो करेगा। अगर यहाँ ट्रैफिक यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट आया, जी पे गया और इधर से ऐसे सर्किट पूरा कर लेगा। तो दो सिचुएशन बनता है, एक ब्रिज से होकर के जाने का, एक ब्रिज को छोड़ देने का। यानी जब ट्रैफिक सेम रेशियो में है तो इससे करंट होकर के नहीं जाएगा। तो हम यहां पर जंक्शन लॉ अप्लाई कर देते हैं डी पर। तो क्या होगा? देखिएगा यहाँ IG आ रहा है और साथ में I3 आ रहा है। यानी I3 IG को आप ऐड कर दो और जाने वाले को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 0। ये है फर्स्ट लॉ अप्लाई करने पे आया हुआ रिजल्ट। अब हम अप्लाई कर देते हैं, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ ना लिख करके सीधा सा हम लिख देते हैं लूप लॉ। लूप लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? है तो किरचॉफ का ही, पूरा भी आप लिख सकते हैं किरचॉफ लूप लॉ लिखिए, सिर्फ लूप लॉ लिखिए क्योंकि किरचॉफ का ही है लूप लॉ। लूप लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एक क्लोज मेश होगा, एक क्लोज सर्किट होगा, तभी वहां पर पोटेंशियल आप जानोगे। तो ए बी डी ए इसको मान लेते हैं एक क्लोज सर्किट, क्लोज मेश मान लेते हैं। दूसरा ए बी सी डी ए, ये दोनों जगह पर किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं और फिर एक रिजल्ट पे हम पहुंचेंगे। वो रिजल्ट हमारे पास ये होने वाला है। फिर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बात। अप्लाइंग लूप लॉ फॉर ए बी डी ए से ए पर आ गए तो क्लोज हो गया, ए बी डी ए क्लोज हो गया। अब लूप लॉ क्या कहता है? ये पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल आप कहिए चाहे रेजिस्टेंस आई आर भी इक्वल टू आई आर, तो इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल। अब इसमें डायरेक्शन डिसाइड करना है। एक डायरेक्शन वाले को आप एक तरफ रखिए, दूसरे डायरेक्शन को दूसरे तरफ रखिए। होता क्या है जब आप करंट फ्लो करवाते हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, करंट यहां से गया I, ये रेजिस्टेंस R, ये भी है, तो ये इसका पोटेंशियल क्या हो गया? IR हो गया। किसके बराबर? V के बराबर हो गया। आखिर ये है क्या? इसलिए दोनों को दो तरफ रखेंगे या फिर IR माइनस V इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जा रहा है करंट का। कैसे हो रहा है? ये जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जब
फिर से बैटरी में आकर के इस टर्मिनल से निकलेगा, तब तो सर्किट पूरा होगा। तो यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव है और फिर ये निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन बदला ना। हमने लूप लॉ पढ़ा है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा है, एक डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव लिखिए तो दूसरे को निगेटिव लिखिए। किसी को पॉजिटिव किसी को निगेटिव ले सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है। तो लगाते हैं हम, एक डायरेक्शन है और दूसरा डायरेक्शन है। ये देखिए, तो ये एक ही डायरेक्शन है, यहाँ से आप चलना शुरू किए, यहाँ आ गए। दूसरा ये आपका ट्रैफिक होता, तो आप लिखेंगे I1 R1। अब यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस नहीं माना है, इसके रेजिस्टेंस को RG कह दीजिए, आप RG रेजिस्टेंस कर दीजिए गैल्वेनोमीटर का। तो क्या होगा, I1 R1 प्लस IG RG इज इक्वल टू I3 R3, या इधर ला करके -0। इसको बना दीजिए आप 1 2 3 कुछ भी कर दीजिए। इसको समीकरण 1 दे दीजिए नाम, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, और फिर अगेन अप्लाइंग लूप लॉ फॉर मेश, या लूप आप कुछ भी लिख दीजिए, या क्लोज्ड मेश लिख दीजिए, ABCDA। क्या मिलेगा देखिएगा, I1 R1 और I2 R2 एक ही डायरेक्शन में है। दूसरा डायरेक्शन ये है जो C पे जाकर के मिल रहा है, यानी C पर जाना है तो आप A से B होते हुए C पर जाएंगे, या A से D होते हुए C पर जाएंगे। दो डायरेक्शन आपके पास यहाँ से डिसाइड होता है, दोनों C पर मिलता है। यहाँ A से D पर जाना है तो A B होके D पे आएंगे, या A से डायरेक्ट D पर आएंगे। दो अलग डायरेक्शन था, हमने दोनों डायरेक्शन को इक्वल करके दो तरफ लिख दिया। यहाँ पर भी दो डायरेक्शन है, ADC, तो यहाँ इक्वल टू इस डायरेक्शन वाले को लिख दीजिए I3 R3 प्लस I4 R4, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए, ये 3 है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको मालूम करना होगा, कौन से कंडीशन में गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो बताता है करंट का डायरेक्शन, करंट का डिफ्लेक्शन। अगर करंट ऐसे जाकर कैसे जा रहा है तो नीडल इस तरह से होगा, करंट ऐसे हो कैसे जा रहा है नीडल इस तरह होगा, तो डायरेक्शन आप डिसाइड कर लोगे कि करंट किधर से किधर जा रहा है, यानी IG जो है वो किधर है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है या यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये एक थ्योरी है, इसका एप्लीकेशन है हमारे पास मीटर ब्रिज, जो एक्सपेरिमेंट हम आप लोगों को करके दिखाएंगे लाइव कि कैसे ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है और कैसे ये फुलफिल करने के बाद ये 0 आता है डिफ्लेक्शन। तो फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंस कंडीशन मतलब क्या, दोनों सर्किट का पलड़ा इक्वल वेटेज का होगा, यानी रेजिस्टेंस जो इसका है वही रेजिस्टेंस इसका है। तो फिर ट्रैफिक सेम है, दोनों रोड पे सेम लोड है, तो फिर बीच में कोई पुल क्यों क्रॉस करना चाहेगा, लंबा डिस्टेंस क्यों जाना चाहेगा। तो देखिएगा, फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज, IG इज इक्वल टू क्या 0 होगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन की बात हो रही है और बैलेंस कंडीशन में करंट जाएगा ही नहीं, तो IG इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिएगा, जब IG इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहां समीकरण में क्या कुछ छेड़छाड़ होने वाला है। इक्वेशन 1 से आएगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1
I1 इक्वल टू I2, देखिएगा I1 माइनस I2 और ये 0 हो गया, तो I1 माइनस I2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी I1 इज इक्वल टू I2। क्या हम यहां पर लिख दें? और एक बात, यहां से इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां पर I3 प्लस IG इज इक्वल टू, IG तो 0 हो गया, तो प्लस 0 माइनस I4 इज इक्वल टू 0 है। तो क्या I3 इज इक्वल टू I4 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू I4। अब यहां पर भी देखिए, समीकरण थर्ड में IG 0 हो गया, तो क्या I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3 नहीं हो जाएगा? तो हम लिखेंगे यहां, क्लियर विजन है यहां तक? हाँ, एक और नीचे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड IG का वैल्यू 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो गया, और जब ये 0 हो गया तो बचा I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3। इसको आप समीकरण 5 बना दीजिए। अब समीकरण 5 को समीकरण 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर लिख लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास I1 R1 डिवाइडेड बाई I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 प्लस I4 R2। I4 R2 कैसे? I4 R4 ना, ये डिवाइडेड बाई I3 R3। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन को कैसे कम किया जाए। इक्वेशन कम करने के लिए आप यहां पर देखेंगे कि I1 I2 के बराबर है, I3 I4 के बराबर है, तो आप दोनों में से किसी को एक लिख दीजिए। यानी यहां पर इसको कर दीजिए आप I1, इसको कर दीजिए I3। क्यों? इसको हम कर देते हैं I1, अब इसको कर देते हैं I3। अब रूल के बियॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि I1 I2 के इक्वल है, तो I1 कर दिए, क्योंकि कॉमन लेना आसान हो जाएगा। क्योंकि यहां पर इक्वेशन में जो हमने 2 लिखा था उसको हमने 1 किया है, क्योंकि I1 I2 के इक्वल है और I3 I4 के इक्वल है, इसीलिए क्या हम I2 के जगह पर I1 नहीं लिख सकते? I4 यहां पर था, तो I4 के जगह I3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखेंगे। अब इससे क्या हुआ कि I1 हम कॉमन ले सकते हैं, और R1 R2 और I1 R1 इक्वल टू I3 कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी I3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ I1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा R3 प्लस R2। 4 है ना, ये मिस्टेक क्यों हो रहा है? यहाँ 4 है, 4 है और R3, तो जो कैंसिल होना है ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या? यहां पर हमारे पास आने वाला है R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। इसको लिख रहे हैं हम R1 डिवाइडेड बाई R1, R2 डिवाइडेड बाई R1, R3 डिवाइडेड बाई R3, R4 डिवाइडेड बाई R3,
R3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R3, ये हो गया 1, ये हो गया 1। क्लियर विजन है? दिख रहा है। यानी एक रिजल्ट पे हम पहुंचे हैं कि R2 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R3, ये सेम चीज है। या वी कैन राइट R2 बाई R1 है ना, यहां पर जो रिजल्ट है R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R, ये है बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटरस्टोन ब्रिज। अब इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के इक्वल होगा, तब करंट फ्लो नहीं करेगा। यही है बैलेंस कंडीशन जो हमें निकालना था वेटरस्टोन ब्रिज का। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे इस पे जो लाइव होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मिलता है, कब 0 मिलता है। तो रेजिस्टेंस को हम कोशिश करेंगे कि R1 R2 के इक्वल हो जाए या फिर सेम रेशियो में हो, इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम हो, तो करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं जाएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।